तो भारत के भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के विषय में सामान्य जानकारी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री, जो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार हम सबसे पढ़ेंगे, तो उसमें भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। अक्षांश और देशांतर मैंने बताया थे, मैं आपका 1 मिनट लूंगा अक्षांश और देशांतर बताने में यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब क्या है, मान लो जो पृथ्वी है उसकी एक प्रति है, ठीक है, ग्लोब है। तो ग्लोब में वैज्ञानिकों ने, जो भूगोल वेत्ता थे, उन्होंने अपने समझने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं इससे खींची हुई हैं। ठीक है, तो अगर पृथ्वी को हम पूरा एक गोला माना जाए तो पृथ्वी को बीचों बीच से एक बराबर भागों में काटने वाली एक अगर रेखा खींची जाए, ठीक है, 0 मतलब इस गोले से 0 डिग्री पे एक रेखा खींची जाए तो इसको बोलते हैं हम क्या, जो है विषुवत रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। अब 0 डिग्री ये आपके बीचों बीच हो गए ना, तो ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होगा इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कहने का ये हुआ कि भारत विषुवत रेखा के ऊपर ही स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब ये 0 डिग्री हो गई। अब 0 डिग्री से 1 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री उत्तर की ओर चलेंगे, तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, फिर 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऐसे ही जब 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश आता है तो भारत की सीमा शुरू हो जाती है। कौन सी सीमा, भारत का मेन लैंड। ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये श्रीलंका के नीचे से ऊपर से ये वाला जो लैंड है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। फिर ऐसे 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री, ऐसे करते करते जब 37 डिग्री पे हम यहाँ पे पहुँचते हैं जम्मू कश्मीर में, तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। ठीक है, जो अक्षांश और देशांतर होते हैं ये किसी जगह की लोकेशन बताने के लिए काम में लाए जाते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन बताते हैं किसी जगह की। इसी प्रकार से अब ये हो गए अक्षांश आपके। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे ये मैंने आपका ग्लोब बताया था, तो इस तरह से रेखा जो खींची गई उसको हमने मान लिया विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री, जो भारत को, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार से अगर इस तरह से एक रेखा खींची जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड में ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी ग्रीनविच रेखा। तो अब ऐसे भी 0 डिग्री हो गया, तो 1 डिग्री ऐसे इधर चले जाएंगे ईस्ट की ओर, मतलब पूर्वी ओर, तो 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, ऐसे करते करते जब हम जाएंगे और 67 डिग्री पर ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, तो भारत की सीमा शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी 67 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आसपास भारत की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, और जब 97 डिग्री पे ऐसे पहुंचेंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो भारत की सीमा है उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री। ये ध्यान देने की बात है कि आपको ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उत्तरी अक्षांश के जगह आप दक्षिणी अक्षांश लिख देंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका। ठीक है, इसी प्रकार पूर्वी देशांतर की जगह अगर आप पश्चिमी देशांतर लिख दोगे तो स्थिति उल्टा हो जाएगी। ओके, तो मुझे अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। अभी देखो आपने पढ़ा कि भारत का जो मेन लैंड है, ठीक है, मुख्य भूमि, वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है, लेकिन संपूर्ण भारत जो है 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो जाता है। तो संपूर्ण भारत कहाँ पे हुआ, ये, क्योंकि भारत में हमारे द्वीप भी हैं, ठीक है, कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी नीचे हैं। ठीक है, तो यहाँ इनकी स्थिति
6 डिग्री के आसपास ही शुरू हो जाती है। ठीक, समझ गए। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है जितना आप पूरा ये देख रहे हो, तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, इससे बड़े और भी 6 देश हैं। कौन सा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा है? रूस। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका कनाडा है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में चाइना भी लिख देते हैं, लेकिन जी नहीं दोस्तों, कनाडा सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश है। तो ये 2 भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे उसके बाद चाइना, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत से जस्ट नीचे अर्जेंटीना। तो भारत 7वां है, सबसे बड़ा रूस है, दूसरे नंबर पे है कनाडा। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। और तीसरे नंबर पे कौन है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे पाकिस्तान, 6वें नंबर पे ब्राज़ील और 7वें नंबर पे बांग्लादेश, फिर रसिया। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो अपने भारत की स्थिति जरूर पता होना चाहिए और सबसे ज़्यादा किसकी है उसकी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये इसकी स्थिति क्या है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, प्रतिशत में देखा जाए तो 2.42% है। लेकिन जनसंख्या जो है भारत में 16.7, अभी और भी बढ़ गई होगी। ये 2001 की जनगणना के आंकड़े मैं बता रहा हूँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा और बढ़ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अभी हमने भारत का आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम बात करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी की बात कर लेते हैं कि कितनी लंबाई और चौड़ाई है भारत की। ठीक है, तो ये देखो, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, मतलब ऐसे। ठीक है, कितना है? 3214 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन आते हैं। और पूरब से पश्चिम यानी कि ऐसे। ठीक है, भारत की जो चौड़ाई है, विस्तार है, वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर से दक्षिण के बीच जो है विस्तार ज़्यादा है, ज़्यादा लंबाई है। ओके, अब हम बात करते हैं, हाँ, अभी अब आपने देख लिया कि उत्तर से दक्षिण के बीच की, यहाँ पे आपने देख लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे भी देख लिया। तो जो ये सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे निकोबार आइलैंड में, जहाँ से भारत की स्थिति शुरुआत होती है, जहाँ पे भारत शुरू होता है। ठीक है, तो उस लास्ट पॉइंट को, जो पहला, अगर इधर से चलेंगे तो पहला पॉइंट होगा, तो उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये निकोबार आइलैंड में है और इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और इसका पहले का नाम था पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। और जो उत्तर की ओर सबसे लास्ट में जो पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पश्चिम की ओर जो पाकिस्तान से लगा हुआ ये पॉइंट है, सबसे पहले जहां भारत की सीमा शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं सर क्रीक। ओके, और जो ये पूरब की ओर सबसे लास्ट अरुणाचल प्रदेश में जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, उसको बोलते हैं वालांगू। तो भारत के ये 4 जो है पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट बोलते थे। और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पे है। कैसे? मैंने बताया ना आपको कि ये पृथ्वी है, ये बांट दिया भूमध्य रेखा, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो भारत ही मान लो यहीं कहीं पे है। तो भूमध्य रेखा से हम ऐसे ऐसे ऊपर चलते जाएंगे तो भारत हमको मिल जाएगा। तो जैसे 876 किलोमीटर मिल चलेंगे तो भारत की सीमा स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इंदिरा पॉइंट हमको मिल जाता है। अब पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, जो कि मैंने अभी बताया, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वालांगू। सरक्रीक गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, रिमेंबर रखना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई। हाँ, ये मैंने देखा, जैसे भारत है ये पूरा आपका, ठीक है। अब ये स्थल सीमा, किनारे किनारे जो अंदर स्थली, दो तीन तरह की सीमाएं होती हैं, एक स्थल सीमा होती है और जल सीमा। जलीय सीमा होती है जो समुद्र से लगी हुई, और स्थल सीमा वो होती है जो स्थल से दूसरे देशों से लगी हुई है। तो जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके तटीय भाग की लंबाई टोटल जो है 7516 किलोमीटर है, ठीक है। 7516 किलोमीटर है इसकी तटीय भाग की लंबाई। और इसकी मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। देखो, ये 6100 किलोमीटर में कंफर्म करता हूँ, आई थिंक कि कुछ फिगर गलत है, ठीक है। मैं इसको बता दूंगा बाद में नेक्स्ट क्लास में। तो अभी देखो, इसको चीज़ को समझो कि कैसे है। देखो, मैं मैप निकाल रहा हूँ, ये देखिए, मतलब जैसे ये स्थलीय सीमा हो गई, ठीक है, इसकी लंबाई आपकी 15,200 किलोमीटर है। और जो ये हो गई जलीय सीमा, ठीक है, इसकी जो मेन लैंड की जलीय सीमा, ये मेन लैंड हो गया भारत का, इसकी वहाँ पे 6100 किलोमीटर लिखी है, लेकिन मैं इसका करेक्ट फिगर बताऊंगा। मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया है, मुझे लग रहा है ऐसा 6100 नहीं है, देख के बताता हूँ। लेकिन इसमें आपकी जो टोटल जलीय सीमा लिखी हुई है वो 7500 के आसपास है। तो वो ये जो द्वीप है ना, इनकी जलीय सीमा को भी मिलाया गया हुआ है, ठीक है। तो इस तीनों प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारत की, हाँ हाँ, भारत की जो जलीय सीमा है ना, तो वो किससे 7 देशों से मिलती है। किससे? पाकिस्तान से मिलती है, मालदीव से मिलती है, ठीक है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश से, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इनसे सटी हुई नहीं है। लेकिन जलीय सीमा क्या होती है, जो जैसे भारत का जो हिस्सा है वहाँ से करीब 200 किलोमीटर तक की आगे की जो इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन कर रखी है इंडिया ने, उनके हिसाब से जो काफ़ी दूर तक का जो एरिया आता है, हर एक देश की एक जलीय सीमा होती है, ठीक है। तो ये, और भारत की स्थल की जो स्थल और जल जो दोनों से लगे हुए हैं वो बांग्लादेश हैं, म्यांमार हैं और पाकिस्तान है, ठीक है। इनसे भारत की जलीय सीमा भी मिलती है और स्थल सीमा भी मिलती है, इन 3 देशों से। अब हम बात करते हैं, जैसे भारत है आपका, तो भारत की 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो, तो भारत के 3 महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। एक है भारत के ऊपर, उत्तर में चाइना, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश, ठीक है। और ये आपका उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, जो कि अभी पीओके से जुड़ा हुआ है, अपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। तो भारत व चीन के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है वो डूरंट रेखा, ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अभी जब पीओके में पाकिस्तान का अधिकार है तो ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डूरंट लाइन, ओके। जो सर डूरंट के नाम पे रखी गई थी, उन्होंने निर्धारित किया था 1896 में, ठीक है। पहले भारत और पाकिस्तान की रेखा होती थी, लेकिन अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसी प्रकार से भारत व पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो भारत में बंटवारा हुआ था तो मिस्टर रेड क्लिफ ने ही ये लाइन खींची थी, ठीक है, इसलिए इनको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 रेखाएं आप बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी आपने देखा ये भारत का स्थिति ऐसी थी, तो यहाँ पे भारत का एक पड़ोसी देश पड़ता है श्रीलंका, है ना। तो यहाँ पे एक खाड़ी पड़ती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं, भारत को श्रीलंका को जो अलग करती है तो उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, या पाक स्ट्रेट भी इसको बोलते हैं, पाक जल संधि, ठीक है, पाक स्ट्रेट। इसी के द्वारा, मन्नार की खाड़ी के द्वारा ही भारत अलग होता है श्रीलंका से, ठीक है। अब श्रीलंका के बाद जो है सबसे निकटतम पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश जो है वो आपका श्रीलंका है, समुद्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडोनेशिया है, श्रीलंका के बाद, जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड के थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो भारत की जो देशांतरी विस्तार मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे 67 डिग्री से भारत की ये
देशांतरी विस्तार शुरू हो जाता है, फिर 67, 68, 69, 70 ऐसे करोगे, तो जब 82 डिग्री पे आओगे, 82.5 पे, ठीक है, 82.5 डिग्री पे जब आओगे, तो वह भारत का जो है मानक समय माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच में होती है, तो वहाँ पे समय उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे हम 1-1 डिग्री आगे बढ़ते जाते हैं, तो 1 डिग्री बढ़ने से 4 मिनट का समय में अंतर हो जाता है, ठीक है, 4 मिनट का। ये क्यों होता है? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक जो गति होती है उसके कारण, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे आगे, तो 1-1 डिग्री में 4-4 मिनट का अंतर आता जाता है। तो भारत में 82 डिग्री, 82.5 डिग्री को जो है एक मानक समय माना गया है। वो कोई देश अपनी कोई भी रेखा को एक मानक समय मान सकता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम अपना बना सकता है अपनी सुविधा के हिसाब से। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि जो है इलाहाबाद बीच में पड़ता है भारत के, तो इस हिसाब से इलाहाबाद को एक मानक समय, मतलब ये मानक रेखा इलाहाबाद के पास से गुजरती है, नैनी के पास से, ठीक है। तो अब ये देखो, अब मैंने बताया 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो आप 82.5 से 4 का गुणा करोगे तो आपको करीब 5.5 घंटे, एग्जैक्ट 5.5 घंटे आपको मिलेंगे, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। क्योंकि ईस्ट में जाओगे तो समय बढ़ता जाता है, वेस्ट में जाओगे, इसकी क्लास में अलग से लूँगा। कुछ डाउट आ रहे होंगे मन में, जिनको पता है अच्छी तरीके से, तो उनको नहीं आ रहे होंगे, तो इस क्लास में अलग से लूँगा, कैसे समय बढ़ता है, समय घटता है, दिन कैसे होते हैं, रात कैसे होती है, इस क्लास में अलग से ले लूँगा। लेकिन अभी ये जानो कि जो भारत की मानक समय है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इंग्लैंड से 5.5 घंटे आगे है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें 4 का गुणा करोगे, देखना 5.5 घंटे आएंगे टोटल, ठीक है। और जो अपनी देशांतर रेखा है वो इन राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ये थी भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी।